नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो सदियों से भारत के इतिहास, समाज और राजनीति के सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है, अयोध्या राम मंदिर। इस पूरे विश्लेषण में बिना किसी पक्षपात के हम सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेजों और कानूनी पड़ावों के जरिए इस लंबे और जटिल सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 492। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन वर्षों का प्रतिनिधित्व करता है जो इस पूरे सफर को तय करने में लगे हैं। 1528 में उस विवादित ढांचे के निर्माण से लेकर 2020 में मंदिर के शिलान्यास और आखिरकार 2024 में इसके उद्घाटन तक का समय, लगभग 5 सदियां, एक बहुत लंबा और असाधारण कालखंड है जिसमें अनगिनत ऐतिहासिक, राजनीतिक और कानूनी बदलाव हुए हैं। इस लंबी टाइमलाइन को हम सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। पहले विवाद की उत्पत्ति, फिर 1853 से 1949 का वो दौर जब तनाव बढ़ने लगा, उसके बाद 80s के दशक का पॉलिटिकल मूवमेंट, 1992 का टर्निंग पॉइंट, फिर लंबी कानूनी लड़ाई और आखिर में 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर 2024 तक का सफर। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। विवाद की उत्पत्ति, 16वीं से 19वीं सदी का दौर। कहानी शुरू होती है 1528-29 के आसपास। मुगल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने यहाँ एक ढांचा बनवाया जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। फिर दशकों बाद 1668 में औरंगजेब के गवर्नर फिदाई खां ने रामकोट फोर्ट्रेस के बचे हुए हिस्सों को नष्ट कर दिया। समय आगे बढ़ा और हम आते हैं ब्रिटिश हुकूमत के दौर में। 1853 ये वो साल था जब यहाँ पहली बार सांप्रदायिक दंगे हुए। हालात बिगड़ते देख 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवाद टालने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालुओं के बीच एक जालीदार बाड़ खड़ी कर दी। तय ये हुआ कि ढांचे के अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ेंगे और बाहर चबूतरे पर हिंदू पूजा करेंगे। ये दोनों समुदायों के बीच भौतिक दूरी बनाने का एक शुरुआती प्रयास था। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, 1853 से 1949 के बीच बढ़ता तनाव, जब यह मामला सड़कों से निकलकर अदालतों और दावों तक पहुंचने लगा। अब देखिए ब्रिटिश रूल में कानूनी दावे कैसे लगातार बढ़ने लगे थे। 1885 में महंत रघुबीर दास ने चबूतरे पर मंदिर निर्माण की अनुमति मांगने के लिए फैजाबाद कोर्ट में पहली याचिका दायर की। हालांकि इसे खारिज कर दिया गया, पर इस मामले का ये पहला बड़ा कानूनी कदम था। फिर 1934 में दोबारा भड़के सांप्रदायिक दंगों में मस्जिद को नुकसान पहुंचा, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने रिपेयर कराया। ठीक एक दशक बाद 1944 में सुन्नी वक्फ बोर्ड के कमिश्नर ने इस पूरी जमीन को सुन्नी वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। कानूनी दांवपेच का ये दौर विवाद को और उलझा रहा था। और फिर आज़ाद भारत में आती है एक ऐसी रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 23 दिसंबर 1949 हुआ ये कि मस्जिद के ढांचे के अंदर अचानक रामलला की मूर्तियां विराजमान पाई गईं। इस एक घटना ने पूरे समीकरण को पलट कर रख दिया। माहौल इतना संवेदनशील हो गया था कि सरकार को उस ढांचे को विवादित मानकर मुख्य द्वार पर ताला लगाना पड़ा। अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर परिसर में पुजारियों द्वारा पूजा निरंतर चलती रही। कानूनी तौर पे ये एक ऐसा ठहराव था जिसने आने वाले दशकों की राजनीति की नींव रखी। यहाँ से हम प्रवेश करते हैं 1980 के दशक में, जो इस मुद्दे के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। जन लामबंदी या कहें मास मोबिलाइजेशन का युग। 80 का दशक सच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 1994 में भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के साथ मिलकर इस मंदिर आंदोलन को प्रमुखता से अपनाया। 1986 में फैजाबाद कोर्ट के एक ऐतिहासिक आदेश पर विवादित ढांचे का ताला खोल दिया गया, जिससे वहां पूजा की अनुमति मिल गई। 1989 आते आते सरकार ने राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत भी दे दी। लेकिन सबसे बड़ा पल आया सितंबर 1990 में, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। इसी के बाद अक्टूबर-नवंबर 1990 में अयोध्या में स्थिति बेकाबू हो गई। तत्कालीन राज्य सरकार के आदेश पर पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें कई कारसेवकों की जान चली गई। इन घटनाओं ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा किया। अब आते हैं उस घटना पर जो आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ साबित हुई, 1992 का विध्वंस और उसके बाद का प्रभाव। 6 दिसंबर 1992, इस दिन अयोध्या में विवादित स्थल पर कार सेवकों की एक बहुत बड़ी रैली जुटी थी। माहौल काफी गर्म था और देखते ही देखते एक बेकाबू भीड़ ने सुरक्षा बलों के घेरे को तोड़ दिया।
कुल्हाड़ियों और हथौड़ों का इस्तेमाल करते हुए उस भीड़ ने कुछ ही घंटों के भीतर बाबरी मस्जिद के ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने देश की राजनीति और सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। और इसके बाद जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। 2000 ये वो भारी कीमत है जो इस घटना के बाद देश ने चुकाई। विध्वंस के तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिनमें लगभग 2000 लोगों की जान गई। अकेले मुंबई शहर में इन दंगों के दौरान करीब 900 लोग मारे गए और इसी के परिणाम स्वरूप 1993 में मुंबई में 13 सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गहराई तक दहला दिया। सड़कों की इस उथल-पुथल के बाद मुद्दा वापस अदालतों में गया। शुरू होती है एक लंबी कानूनी लड़ाई, सड़कों से सुप्रीम कोर्ट तक। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस उलझे हुए विवाद को सुलझाने का एक अनोखा कानूनी रास्ता निकाला। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। 1/3 हिस्सा हिंदू महासभा को, 1/3 निर्मोही अखाड़े को और बाकी 1/3 सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाना तय हुआ। हालांकि ये 3 तरफा विभाजन किसी भी पक्ष को पूरी तरह स्वीकार्य नहीं था। नतीजा 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। अब इस अंक पर ध्यान दीजिए, 40। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया गया। 2019 में इस पीठ ने बिना रुके लगातार 40 दिनों तक मैराथन सुनवाई की। भारतीय कानूनी इतिहास में इस तरह की निरंतर सुनवाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस दौरान सभी पक्षों ने अपने ऐतिहासिक साक्ष्य, पुरातात्विक रिपोर्ट और कानूनी दलीलें विस्तार से पेश की, ताकि सदी पुराने इस मामले को अंतिम रूप से सुलझाया जा सके। और फिर आई वो घड़ी जिसका सदियों से इंतजार था, 2019 का आखिरी फैसला, समाधान और निर्माण का सफर। नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना बहुप्रतीक्षित और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले में पूरी विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को सौंप दी गई और साथ ही अदालत ने संतुलन स्थापित करते हुए सरकार को आदेश दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही किसी अन्य प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन आवंटित की जाए। इसके बाद निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंदिर का भूमि पूजन किया गया और आखिरकार जनवरी 2024 में इस मंदिर का उद्घाटन संपन्न हुआ, जिससे 1528 से चला आ रहा ये लंबा चक्र पूरा हुआ। अब थोड़ा इस नए मंदिर की वास्तुकला की भी बात कर लेते हैं। इस मंदिर को नागर शैली में डिजाइन किया गया है। ये उत्तर भारत की एक प्रमुख और पारंपरिक मंदिर वास्तुकला है, जिसकी पहचान होती है इसकी जटिल नक्काशी, विशाल गुंबद और ऊंचे शिखर। ये डिजाइन विशुद्ध रूप से प्राचीन भारतीय विरासत और शिल्पशास्त्र की जड़ों से जुड़ा हुआ है। सोचिए, आधुनिक निर्माण तकनीकों और प्राचीन वास्तुविज्ञान का कैसा अद्भुत संगम इस पूरी संरचना में देखने को मिलता है। तो इतिहास के इन पन्नों को पलटते हुए एक अहम सवाल जहन में आता है, प्राचीन वास्तुकला आधुनिक इतिहास के उतार चढ़ाव के साथ कैसे विकसित होती है। 492 साल का ये सफ़र केवल एक ढांचे के टूटने और बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इतिहास, संस्कृति, कानून और वास्तुकला के बीच के उस जटिल चराहे को दर्शाता है जिसने दशकों तक एक राष्ट्र की दिशा तय की है। हमारा ये विश्लेषण इस लंबे और ऐतिहासिक सफ़र को स्पष्ट रूप से समझने का एक प्रयास था। ऐसे ही जटिल विषयों के अध्ययन और विश्लेषण का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।